हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट विजन। मेरा नाम है कौशल आनंद सिंह और आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 12 विद्युत स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये विद्युत चैप्टर का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो ये पहला ही वीडियो है, क्योंकि इससे पहले जो भी वीडियो आए हैं उसमें पहले वीडियो में सिर्फ मैंने ये बताया था कि विद्युत में क्या क्या पढ़ना है। दूसरे और तीसरे वीडियो में जो है मैंने सिर्फ विद्युत की कहानी बताई थी कि विद्युत की खोज कैसे हुई, आवेश की खोज कैसे हुई और आवेश के प्रकार की खोज कैसे हुई, उसमें किन किन साइंटिस्टों का योगदान रहा। तो सिलेबस की पढ़ाई आज से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आज से जो है आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे हम लोग कि क्या पढ़ना है। तो देखिए आज की जो पहली हेडिंग है ये है विद्युत। हमारे पूरे यूनिट का नाम विद्युत है और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी विद्युत ही है। तो पहले हम इसी को परिभाषित कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं कि विद्युत होती क्या है। बुक्स में आमतौर पे सभी बुकों में सीधे आवेश से शुरू करता है कि आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आगे शुरू करेगा विभव क्या होता है, धारा, प्रतिरोध, सबकी परिभाषाएं दी रहेंगी, लेकिन विद्युत को परिभाषित नहीं करता है सही प्रकार से, ठीक है। और यदि किसी छात्र से पूछ दिया जाए कि विद्युत क्या है तो वो भी ठीक शब्दों में इसे परिभाषित नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ ये बता सकता है कि विद्युत जो है एक ऊर्जा है जिसके कारण हमारे घरों पे बल्ब जलता है, पंखा चलता है, टीवी, फ्रिज, बाकी सब इक्विपमेंट काम करते हैं। लेकिन यदि उसे साइंटिफिक तरीके से अगर अच्छे से परिभाषित करना हो तो उसके लिए आपको पहले परिभाषा पता होनी चाहिए, जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले विद्युत होता क्या है, सबसे पहली परिभाषा हमारे पूरे चैप्टर की होगी कि विद्युत क्या है। तो ठीक है, देखिए तो परिभाषा ये होगी कि विद्युत एक ऊर्जा है, विद्युत एक ऊर्जा है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा, जब भी मैं बोलूं कि ऊर्जा है, कोई चीज बोलूं ऊर्जा है, तो इसका मतलब ये है कि न तो उसमें द्रव्यमान है और न ही वह स्थान को घेरता है, ठीक है। तो विद्युत एक ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के अंदर, ठीक है, जब किसी पदार्थ के अंदर जाता है, परिभाषा में अभी रिपीट करूंगा, अभी समझा रहा हूं। विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ को आवेशित कर देती है। विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ को आवेशित कर देती है, ठीक है। यानी इंग्लिश में बोले तो चार्ज कर देती है, इंग्लिश में बोले तो चार्ज कर देती है। अब बात समझिए कि परिभाषा क्या कह रही है। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, इसको एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं, पहले परिभाषा समझिए। परिभाषा यह है, आप लिख भी लीजिए, विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ को आवेशित कर देती है, जो किसी पदार्थ को आवेशित कर देती है। यानी विद्युत ऊर्जा जब किसी पदार्थ के अंदर घुसती है तो वह पदार्थ में आवेश आ जाता है, वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने प्रकाश चैप्टर में पढ़ाया था कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश भी एक ऊर्जा ही है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। वैसे ही यहां पे भी है कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण कोई पदार्थ आवेशित हो जाता है, क्लियर है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि कहां कहां मतलब ऐसा हम लोग को देखा गया। तो पहला एग्जाम्पल तो ये है जो आप डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 नोट करने की जरूरत नहीं, बस देख लीजिए। मोबाइल, आपके मोबाइल में बैटरी लगी होती है, ठीक है। तो उस बैटरी को आवेशित यानी चार्ज करने के लिए आप करते क्या है, तो आप उसको जोड़ते हैं विद्युत से, ठीक है। आप मोबाइल लेते हैं, उसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं और चार्जर को ले आके बोर्ड में लगा देते हैं, बोर्ड में प्लग कर देते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में कौन सी ऊर्जा आ रही है? क्या बोर्ड में गर्मी आ रही है, उष्मा ऊर्जा है, या बोर्ड में प्रकाश ऊर्जा आ रही है? नहीं, बोर्ड में जो ऊर्जा आ रही है वो कौन सी ऊर्जा है? विद्युत ऊर्जा, ठीक है। और बोर्ड से विद्युत ऊर्जा चार्जर से होते हुए मोबाइल में आ रही है और उसकी बैटरी यानी पदार्थ, ठीक है, वो भी एक पदार्थ ही है, और वो बैटरी क्या हो जा रही है? चार्ज हो जा रही है। चार्ज, डेली आप बोलते हैं मेरा फोन चार्ज हो गया, ठीक है। तो चार्ज को ही हिंदी में बोलते हैं आवेशित हो गया, यानी हमारा जो फोन का बैटरी है वो क्या हो गया? आवेशित हो गया, ठीक है। उसके कुछ समय पश्चात जो है आप उसको यूज करेंगे, 12, 14, 24 घंटे बाद आपका जो बैटरी है वो फिर से अनावेशित हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्चार्ज, ठीक है। यानी उसका जो आवेश जो उसने ग्रहण किया था वो खत्म हो जाएगा, पुनः उसमें विद्युत ऊर्जा देंगे।
क्लियर है? तो विद्युत ऊर्जा देंगे तो बैटरी पुनः क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी यानी चार्ज हो जाएगी। तो इससे परिभाषा बनती है हमारी कि विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के अंदर जाती है तो पदार्थ क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। एक और एग्जांपल इसका है जो काफी कॉमन तो नहीं है लेकिन आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। यदि कोई व्यक्ति विद्युत के तार को छू ले गलती से तो उसको विद्युत का झटका लगता है। क्लियर है? तो आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगा होता है तो उसको डायरेक्ट छूना नहीं चाहिए। ठीक है? उसको डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पकड़ के क्या हुआ भाई तुमको, ठीक है, या फिर उस अगर मर गया है तो उसकी लाश को नहीं पकड़ना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विद्युत के संपर्क में आए व्यक्ति को सीधे नहीं छूना चाहिए। ठीक है? बांस के डंडे से या फिर कोई ऐसा डंडा से छूना चाहिए जो क्या हो, अचालक हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, या फिर ग्लव्स पहन के, ठीक है, या फिर कोई और तरीका जिससे आप सीधे संपर्क में ना आए। उसका कारण क्या है समझिए। देखिए, विद्युत ऊर्जा किसी व्यक्ति को टच करेगी, व्यक्ति भी पदार्थी है, हम सब भी पदार्थी हैं, ठीक है, तो हमें जब हमारे अंदर घुसी तो हमारी बॉडी आवेशित हो गई है। हमारी बॉडी में क्या आ गया है, आवेश। परिभाषा कहती है विद्युत ऊर्जा किसी पदार्थ को आवेशित कर देती है। तो विद्युत का झटका अगर मुझे लगा तो मेरी बॉडी आवेशित हो गई है। अब यदि आप छुएंगे तो मेरी बॉडी से आवेश आपको ट्रांसफर हो जाएगा, तो जिसकी संभावना है कि विद्युत का झटका आपको भी लग सकता है तगड़ा सा। ठीक है? इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि विद्युत जो व्यक्ति झटका लगा है उसको डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि विद्युत वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ को आवेशित कर देती है। ठीक है? तो ये रही विद्युत की परिभाषा। अब हमारी परिभाषा होगी आवेश क्या होता है और आवेश के प्रकार क्या होते हैं। पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है? और हमारी जो मेन पढ़ाई है वो आवेश से ही है, आवेश का पढ़ाई करेंगे। ठीक है? आवेश पढ़ेंगे क्या होता है, उसका फॉर्मूला, उस पर क्वेश्चन भी लगाएंगे अच्छे अच्छे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आवेश। इंग्लिश में बोलते हैं इसको चार्ज। ठीक है? तो देखते हैं आवेश क्या है। तो देखिए, आवेश को कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। मैं सबसे आसान से शुरू करूंगा और भी बताऊंगा। कई परिभाषाएं देखो, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को, कोई भी हेडिंग हो, कोई भी एक चीज हो, उसको कई भाषाओं में कई तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है? कई लोग जो है, कई बुकें अपने अपने तरीके से परिभाषित करती है, कई साइंटिस्ट, कई टीचर उसको अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है? तो हम भी जो है आवेश को 3 प्रकार से परिभाषित करेंगे। क्लियर है? तो सबसे बेसिक वाला पहले, जो 10th लेवल के लिए सही भी है, 10th लेवल के लिए वही परिभाषा सही है। बाकी 2 परिभाषाएं भी बताऊंगा। ठीक है? आप नोट कर सकते हैं, लेकिन जो पहली परिभाषा है वो सबसे आसान होगी, सबसे सिंपल सी होगी। ठीक है? तो देखते हैं पहली परिभाषा क्या है। तो पहली परिभाषा ये है कि जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अथवा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ठीक है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है अथवा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, ठीक है, यानी या तो लेता है अथवा देता है, तो उस पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। तो उस पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे आवेश कहते हैं। क्लियर है? यानी कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, या तो ये इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, और या तो ये इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है? कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करता है, लेता है, अथवा प्रदान करता है अथवा देता है, ठीक है ना, तो इस पदार्थ पर एक विशेष गुण आ जाता है और इस गुण को ही हम लोग बोलते हैं आवेश, यानी उस पर आवेश आ गया। क्लियर है? तो इसके बारे में बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूं कि या तो इलेक्ट्रॉन वो ले अथवा इलेक्ट्रॉन दे, दोनों ही कंडीशन में उस पर आवेश आना है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे आगे कि क्यों इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, आ रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के जाने आने से ऐसा क्या हो जा रहा है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के जाने अथवा आने से ऐसा क्या हो जा रहा है कि पदार्थ पर आवेश आ जा रहा है। क्लियर है? तो पहले आप लोग पदार्थ की जो है आवेश की परिभाषा लिख लीजिए कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है अथवा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पदार्थ पर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है जिसे आवेश कहते हैं। क्लियर है? क्यों होता है वो आगे बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन देता है अथवा लेता है तो उस पर आवेश उत्पन्न क्यों होता है।
हालांकि ये चीज आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, 9th की केमिस्ट्री में, ठीक है, पढ़ी होगी जरूर, कि इलेक्ट्रॉन जाने और आने पर आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन लेने पर ऋणावेश उत्पन्न होता है, क्लियर है। लेकिन फिर भी हम यहाँ बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन देने अथवा लेने पर आवेश उत्पन्न क्यों होता है, ऐसा पदार्थ के अंदर क्या मतलब खासियत या फिर क्या बदलाव परिवर्तन आते हैं जिसके कारण उन पर आवेश आ जाता है। तो देखिए आपको बेसिक चीजें समझनी पड़ेगी। तो जो प्रत्येक पदार्थ होता है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीजें, ठीक है, जो प्रत्येक पदार्थ है, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ जो है वो किससे मिलकर बना है, परमाणुओं से, ठीक है, प्रत्येक पदार्थ जो दुनिया का वो किससे मिलकर बना है, परमाणु से। परमाणु उसके अंदर होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है, परमाणु से। और प्रत्येक परमाणु के अंदर क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है। इतना तो बेसिक पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो नोट कर लो, लेकिन इतना तो पता होगा मुझे उम्मीद है। अगर इतना नहीं पता होगा तो फिर तो अब क्या कहा जाए, क्लियर है। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस यानी ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। इतना समझ गए। एक चीज और समझनी है कि ये सब कहां रहते हैं परमाणु में, तो परमाणु के केंद्र के सूक्ष्म भाग को बोलते हैं नाभिक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। और उस न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहेंगे, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाहर के वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी नाभिक को केंद्र मान के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में रहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर, ठीक है, अपने अपने कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और जान लीजिए, ठीक है, इतना तो समझ गए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। एक उससे भी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको जाननी पड़ेगी आवेश को समझने के लिए, ठीक है, कि परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में सदैव जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हमेशा सामान्य अवस्था में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ना लिया है ना दिया है, परमाणु सामान्य अवस्था में है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आवेश, और न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं है। न्यूट्रॉन आए जाए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हालांकि जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में है। न्यूट्रॉन कहाँ है, नाभिक में। प्रोटॉन भी नाभिक में है, तो जाने और आने का हक किसके पास है, इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ही जाते आते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहीं जाते नहीं है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे परमाणु में, इसीलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन जितने होंगे यानी जितना प्लस होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी उतना ही क्या होगा, माइनस। मैं यही समझाना चाहता हूं, इस बात को समझिए कि परमाणु में जितने प्रोटॉन यानी जितने प्लस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी उतने ही क्या होंगे, माइनस। इसीलिए परमाणु जो है वो विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इतना समझ में आ गया ये टॉपिक। तो अब आते हैं कि कैसे पदार्थों पर आवेश उत्पन्न होता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी, ठीक है। यदि ए व बी पदार्थ को आपस में रगड़ा गया, ठीक है, यदि ए व बी पदार्थ को आपस में रगड़ा गया, ठीक है, और ऐसा मान लिया जाए कि ए पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, बी पदार्थ पे, ठीक है, यहां भी लिख देता हूं। ए पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, बी पदार्थ पे। ऐसा मान लिया हम लोगों ने कि जो ए पदार्थ है वो, देखो, ए पदार्थ को बी पदार्थ में रगड़ा गया, ठीक है। अब क्या है कि दो अलग अलग पदार्थ है, दोनों की प्रवृत्ति भी अलग अलग होगी। ए की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन त्यागने की और बी की प्रवृत्ति है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो रगड़ के दौरान ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, बी पर चले गए। तो अब इससे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो लेगा अथवा जो देगा, दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा। परिभाषा हमारी बोल रही है, हमको वही देखना है कि क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये पे पदार्थ है और ये भी क्या है, पदार्थ है।
ये पदार्थ है, ये भी पदार्थ है। और प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना है? परमाणुओं से। और परमाणुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और बता ही चुके हैं कि जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे? माइनस। तो रगड़ से पहले, ठीक है, रगड़ से पहले इसमें जितना प्लस था उतना ही क्या था? माइनस। ठीक है, रगड़ने से पहले जितना धनावेश था उतना ही क्या था? ऋणावेश था। और रगड़ने से पहले इसमें भी वही था, जितना धनावेश था उतना ही क्या था? ऋणावेश था, रगड़ने से पहले। ठीक है, बात को समझिएगा एकदम क्लियर। परमाणु में जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। ये पदार्थ ही परमाणु से मिलकर बना है, तो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब इन दोनों को रगड़ दिया गया तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ए से कहां चला गया? बी में। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश। तो इसका मतलब यह है कि यहां से माइनस की कमी हो गई। ए पदार्थ से माइनस की क्या हो गई? कमी हो गई। तो आप बताइए कि ए पर ज्यादा क्या हो गया? ठीक है, जाहिर सी बात सबको दिख रहा है कि ए पर प्लस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि ए को बी से रगड़ा गया तो ए ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया? बी को। इसका बेसिक सा मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन यानी माइनस, इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव। तो माइनस चला गया इसमें, तो माइनस इसमें घट जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ए पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? धनावेश। अब देखते हैं बी में क्या होगा। तो जो माइनस यहां से निकला है वो बी में चला जाएगा, बी पदार्थ में माइनस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मैं यहां एक एक दिखा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन बहुत ही संख्या में जाते हैं, लेकिन मैं यहां एक एक लेके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही माइनस यहां से निकलकर यहां गया, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां गया, तो पहले यहां भी प्लस और माइनस बराबर थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बी के पास माइनस बढ़ गया। ठीक है, पहले देखिए प्लस और माइनस बराबर थे, अब माइनस क्या हो गया? बढ़ गया। तो बी पर कैसा आवेश आएगा? ऋणावेशित, निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आवेश उत्पन्न होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन जो है जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पे जाता है तो दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि एक पर। ठीक है, इसलिए मैंने परिभाषा लिखवाई है कि यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन दे अथवा ले, यानी कि प्रदान करे अथवा ग्रहण करे, तो उस पर एक विशेष गुण उत्पन्न होगा। उस गुण को क्या बोलेंगे? आवेश। और यही एग्जांपल देख लीजिए, ए को बी से रगड़ा गया तो जिसने दिया उस पर भी आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन ये प्लस हुआ। ठीक है, और जिसने लिया उस पर भी आवेश उत्पन्न हुआ, ये क्या हुआ? माइनस हुआ। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये रहा आवेश उत्पन्न होने का कारण। आप इसको डिफाइन, मतलब आपके समझाने के लिए था ये, आपको उसे परिभाषा पर ध्यान देना है। अब जो है, अगर मान लीजिए आपसे कोई बाई चांस क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाता आता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों नहीं जाते हैं, तो आप तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पहले तो ये बताइएगा कि न्यूट्रॉन यदि कहीं जाए अथवा आए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन उदासीन है, तो उदासीन यदि कहीं जाए अथवा आए तो आवेश को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन न्यूट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन नाभिक में है। ठीक है, न्यूट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, लेकिन यदि बाई चांस न्यूट्रॉन जा सकता तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, लेकिन न्यूट्रॉन जाएगा नहीं। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो हां, प्रोटॉन के जाने अथवा आने से आवेश उत्पन्न हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन भी नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कहां है? नाभिक में है। तो बचता कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही बाहर घूम रहा है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही जाता है अथवा आता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के जाने अथवा आने के कारण ही सदैव आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 मूल कण हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ही आवेश उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यही जाता है अथवा आता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। ठीक है, सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वही जाता है, अथवा कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो बाहरी कक्षा में ही इंटर करता है। ठीक है, तो ये रही आवेश की परिभाषा, आवेश क्यों उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहां से हमें एक और बात पता चल गई कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा आगे। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा आवेश का प्रकार, अभी मैं आवेश की परिभाषा बता रहा हूं, अगला टॉपिक हमारा ये होगा आवेश का प्रकार, तो मैं उसमें ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रखोगे हमेशा
ठीक है, कि जो देता है उस पर धन आएगा, जो लेता है उस पर क्या आएगा, ऋण। तो बड़ी सिंपल सी और मजेदार ट्रिक है, तो उसे कभी भूलोगे नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर प्लस, जो लेगा उस पर माइनस। ठीक है, अभी के लिए चाहो तो ये फिगर बना लो, नहीं बनाओ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये रही आवेश की पहली परिभाषा, बहुत सिंपल सी, और काफी जानकारी भी थी इसमें कि पता चल गया कि क्यों आवेश उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के जाने अथवा आने पर। ठीक है, तो आवेश की पहली परिभाषा तो हो गई। दूसरी परिभाषा क्या है आवेश की, चाहे तो आप इन्वर्ट कॉमा में लिख लीजिए, और इंटर में क्या है कि यही परिभाषा चलती भी है। इंटर यानी कि जो आप 11th-12th में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें आवेश की यही परिभाषा को ज्यादा मान्यता दी गई है, उसमें यही पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो वहां पे आवेश को काफी डिटेल में पढ़ना होता है। आप मतलब इंटर और 10th का फर्क जो है आप इसी से समझ सकते हैं कि 10th के सिलेबस में, 10th की बुक में जो आवेश है, विद्युत आवेश, एक टॉपिक है, एक हेडिंग है कि विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है। यही जब आप इंटर में जाएंगे, 12 में जाएंगे, ठीक है, और बुक खोल के देखेंगे आप, तो वहां पर जो विद्युत आवेश है वो एक चैप्टर है। ठीक है, तो आप अंतर समझ सकते हैं कि 10th में जो विद्युत आवेश है वो एक टॉपिक है, एक हेडिंग है, और वही जो है इंटर में जाकर क्या बन जाएगा, पूरा एक चैप्टर बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वहां काफी डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आवेश की और परिभाषाएं बता रहा हूं। तो देखिए, आवेश की जो सबसे अच्छी परिभाषा मानी गई है और यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण और मेन परिभाषा है, ठीक है, ये बताई गई है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु या वह पदार्थ, ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण, वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, यानी कि कहने मतलब ये है कि ये पदार्थ है, यदि इसमें आवेश आ गया, यदि इसमें क्या आ गया, आवेश, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये आकर्षण महसूस करेगा या तो प्रतिकर्षण, या तो अट्रैक्शन या तो बोलेंगे रिपल्सन महसूस करेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। तो पहला तो ये कि यदि आप विद्युत की खोज वाला पार्ट देखकर आए हैं कि विद्युत की खोज कैसे हुई, और उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन का वाला में जो एक्सपेरिमेंट मैंने दिखाया था, अगर वो देखकर आए हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि कांच को रेशम से रगड़ा था और दूसरी कांच को भी रेशम से, तो जब पास ले गए तो दोनों कहां हट गई, दूर हट गई। आप सोच के देखिए कि यदि कांच को बिना रगड़े ले गए होते, एक कांच ले लेते हैं, दूसरी कांच ले लेते हैं, इनको अगर धागे से लटका के ले जाएंगे पास में, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांच को हमने रगड़ा नहीं, और रगड़ा नहीं तो आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दोनों कांचों को हम रगड़ दिए रेशम से, उसके बाद पास लाए, तो दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। ठीक है, यानी बोलेंगे कांच पर आवेश आ गया, कांच पर क्या आ गया, आवेश आ गया। क्लियर है, कांच पर क्या आ गया, आवेश। ठीक वैसे ही जब हम लोगों ने उसी एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब कांच को रेशम से रगड़कर और आबनूस को बिल्ली के खाल से रगड़कर पास लाया गया, तो दोनों ने क्या महसूस किया, आकर्षण महसूस किया। कांच को रेशम से रगड़कर और आबनूस को बिल्ली के खाल से रगड़ के जब पास लाए, तो दोनों ने क्या महसूस किया, आकर्षण महसूस किया, दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। सोचिए कि यदि कांच को नहीं रगड़े होते, आबनूस को भी नहीं रगड़े होते, तो क्या पास लाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश उत्पन्न ही नहीं हुआ। लेकिन रगड़ने से क्या उत्पन्न हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया। तो यहां से परिभाषा बनती है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत आकर्षण अथवा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यदि जिसने कहानी पढ़ी होगी उसको तो इसी प्रकार से समझ में आ गया होगा। जिसने वो कहानी नहीं देखी मेरी वाली, ठीक है, कि कैसे उसने खोज किया विद्युत के आवेश का, वो यहां देखे। देखिए मैं यहां पे कुछ पदार्थ बना रहा हूं।
चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे पास 8 पदार्थ हैं, ठीक है। इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, माइनस प्लस माइनस, इस पर कोई आवेश ही नहीं है, कोई आवेश नहीं है, ठीक है। तो आप सोच के बताइए क्या होगा। तो पहले मैं बता दूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग के दौरान ये बताया भी था, और नहीं बताया तो मैं रिपीट कर दूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। मैंने तो बताया ही है कि प्लस और प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ठीक है। बताया था ना कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण। तो प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होगा, माइनस और माइनस में भी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन प्लस और माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा। प्लस और माइनस में क्या होगा, आकर्षण। ये मैंने जो है उसी वीडियो में एकदम क्लियर करा दिया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही ये बात बताई थी कि प्लस प्लस दूर भागेंगे, माइनस माइनस दूर भागेंगे, लेकिन प्लस माइनस कहाँ आएंगे, पास आएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये पदार्थ से क्या होगा, दूर हटेगा। ये पदार्थ से क्या होगा, दूर हटेगा, क्योंकि प्लस प्लस है, समान आवेश है। यहां भी समान आवेश है, माइनस माइनस, तो ये भी आपस में क्या होंगे, दूर हटेंगे। लेकिन यहां पर प्लस माइनस हो गया, यानी विपरीत आवेश आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे, चिपकना चाहेंगे, आकर्षित होना चाहेंगे। लेकिन कोई बता सकता है इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आवेश ही नहीं है, कोई आवेश नहीं है। तो ना तो ये पास आएंगे, ना तो क्या होंगे, दूर हटेंगे। ना तो ये पास आएंगे, ना तो क्या होंगे, दूर, यानी ना तो आकर्षण होगा, ना तो प्रतिकर्षण। तो अब बात दिमाग भेजे में घुस रही है कि आवेश, देखो इन सब ने, इसने, तो इन दोनों ने तो प्रतिकर्षण महसूस किया, इसने आकर्षण महसूस किया। क्यों किया, क्योंकि इन सभी के पास क्या था, आवेश था, ठीक है। और परिभाषा कहती है कि आवेश वह गुण है जिसके कारण पदार्थ या तो आकर्षण महसूस करता है या तो प्रतिकर्षण महसूस करता है। इसीलिए इन 6 पदार्थ ने महसूस किया या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। इन 2 पदार्थों ने कोई भी बल महसूस नहीं किया, क्योंकि इन पर आवेश नहीं है, और जहां आवेश नहीं वहां पे बल का अनुभव नहीं होगा। वैद्युत आकर्षण और वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करेंगे तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ आवेश पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो परिभाषा कहती है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत आकर्षण तथा वैद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। तो ये रही दूसरी परिभाषा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लो, समझ लो। यही सबसे मेन परिभाषा, जो मैंने पहली परिभाषा बताई, आप उसको भी एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छी परिभाषा है 10th लेवल के लिए। लेकिन जो आवेश की जो मूलभूत परिभाषा दी गई है, जो मुख्य परिभाषा है, वो यही है। क्लियर है। इस परिभाषा को जो है आप अच्छे समझ लीजिए। मैंने 2 तरीके से समझाया है, पहला बेंजामिन फ्रैंकलिन से और दूसरा इस तरीके से, और तीसरा खुद ही समझ लो घर पे, ठीक है। पहले क्या करना, पेन लो, जिस पेन से लिखते हो, छोटे छोटे कागज तोड़ो, छोटे छोटे कागज को तोड़ लो, ठीक है। और पेन को बिना रगड़े ले जाओ, पेन को बिना रगड़े कागज के पास ले जाओगे, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही पेन को कुछ देर रगड़ लेना और फिर ले जाओगे तो कागज तुरंत चिपक जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि आवेश आते ही बल आ गया। क्या आ गया, बल। और जब आवेश नहीं था पेन में तो कोई बल नहीं था। आवेश के कारण ही बल आता है, चाहे वो आकर्षण होगा, चाहे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो ये रही 2 परिभाषाएं। एक और परिभाषा बताऊंगा, ठीक है। रोने की जरूरत नहीं ज्यादा, ऐसा नहीं कि आंसू बहने लगे सर कितनी परिभाषाएं बताएंगे, ठीक है। आप 2 ही परिभाषाएं लिख के चाहे तो छोड़ दो, ठीक है। बहुत है तो एक ही परिभाषा लिख के छोड़ दो, लेकिन बताऊंगा तो मैं तीनों, ताकि आपको नॉलेज भरपूर मिले, ठीक है। तो ये परिभाषा क्या है, तो देखिए इस परिभाषाओं को जो है आप आगे और अच्छे समझ पाएंगे। तीसरी परिभाषा को, जो तीसरी परिभाषा है, जब आगे पढ़ेंगे बुक इस चैप्टर को, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये परिभाषा जो कहती है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, ठीक है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ये वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। ये परिभाषा जो है आपको आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण ये विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत तथा
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब समझिए कैसे। तो देखिए आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि आवेश के प्रवाह की दर को ही बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को ही बोलते हैं विद्युत धारा, यानी आवेश बहेगा तभी क्या उत्पन्न होगी, विद्युत उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो ये परिभाषा मैं बोल रहा हूं ना, ये परिभाषा आपको आगे समझ में आएगी। ठीक है। तो आवेश के प्रवाह के कारण क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा। अब जब किसी चालक तार में या फिर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास एक क्षेत्र फैल जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी उस तार के अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आवेश बहा तो विद्युत उत्पन्न हुई और विद्युत के कारण क्या उत्पन्न हो गया, चुंबकीय प्रभाव, यानी वो चुंबक बन गया, उसके अंदर चुंबकीय शक्ति आ गई। तो एक परिभाषा यह भी है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। और आपने ये देखा भी होगा, यदि आपने खुद किया हो तो और बेटर है, अन्यथा यदि आप कभी दुकान पे गए हो रेडियो बनवाने, ठीक है, टीवी बनवाने, तो आपने देखा होगा कि रेडियो टीवी मैकेनिक जब अपने मतलब स्क्रू से खोलता है पेंचों को, ठीक है ना, पेचकस से जब पेंच को खोलता है तो जो पेंच है वो उसी में चिपक के ऊपर चले आते हैं। ठीक है। कभी ना कभी आपने देखा होगा, कुछ बच्चों ने तो घर पे ही खोला होगा तो देखा, महसूस किया होगा कि जब रेडियो टीवी या फिर कोई भी विद्युत के रूप पर चलने वाली जो उपकरण है उसको यदि आप खोले होंगे तो महसूस किए होंगे कि उसमें जो कुछ स्क्रू हैं, ठीक है, उसको आप पेचकस से खोलेंगे तो वो जो स्क्रू है वो पेचकस के साथ जो है चिपक कर चले आते हैं, बाहर निकल जाते हैं बड़े आराम से। ऐसा होता क्यों है? क्या वो स्क्रू मैग्नेटिक का है या फिर वो पेचकस मैग्नेटिक है? ऐसा नहीं है। होता क्या है कि विद्युत उपकरणों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो जो पेंच है, जो स्क्रू है, वो लंबे समय तक विद्युत धारा के प्रवाह में होता है, इसीलिए उसमें चुंबकीय शक्ति उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। इसीलिए उसमें चुंबकीय शक्ति आ जाती है और पेंच में वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि एक परिभाषा ये भी है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। क्लियर है। तो ये रहा विद्युत आवेश की परिभाषा सिर्फ हुई। ठीक है। ठीक है। अब क्या है कि सिर्फ एक चीज इसमें जो है बची है वो ये है कि आप नोट कर लीजिए कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। कहीं कहीं कैपिटल क्यू से करते हैं और कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी करते हैं। ठीक है। तो आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आवेश का जो मात्रक होता है, जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है। कूलाम एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम से लिया गया है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम उनका पूरा नाम था, लेकिन आपको सिर्फ कूलाम याद रखना है कि जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है और कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो ये साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, जैसे बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है। क्योंकि न्यूटन ने जो है बल के बारे में काफी जानकारी दी थी, काफी सिद्धांत दिए थे, इसीलिए न्यूटन को उपाधि दी गई और बल का मात्रक बना दिया गया न्यूटन को। तो वैसे ही जो कूलाम थे उन्होंने आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान बताया था कितना होगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है जो आवेश का मात्रक है वो क्या बना दिया गया, कूलाम बना दिया गया। ठीक है। और इसको प्रदर्शित करते हैं सी से। तो ये भी नोट कर लीजिए कि आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है कूलाम। अब क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला, मैं अभी नहीं बता रहा हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि इसके दो फॉर्मूले अलग अलग होंगे, एक धनावेश के लिए होगा और एक किसके लिए होगा, ऋणावेश के लिए। ठीक है। फॉर्मूले एक ही होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है। बस एक जगह प्लस लग जाएगा तो एक जगह क्या लग जाएगा, माइनस। तो जो मैं अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें दोनों के फॉर्मूले लिखवाऊंगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि आवेश के प्रकार। तो चलिए जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आवेश के प्रकार क्या होते हैं। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कि आवेश के प्रकार कितने प्रकार का होता है, उसका नाम क्या क्या है, उसके फॉर्मूले क्या है। ठीक है। और इसी पर क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग। तो आवेश जो है दो प्रकार का होता है। मूलतः आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक धनावेश और एक क्या होता है, ऋणावेश। ठीक है। कैसे होता है तो मैंने जो है पहली परिभाषा में क्लियर भी किया कि जो देता है इलेक्ट्रॉन उस पर धनावेश, जो लेता है उस पर क्या आता है, ऋणावेश। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। ऐसा कभी मत बोलना कि आवेश तीन प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ छात्र क्या है कि ओवर स्मार्ट बनने के लिए बोलते हैं, सर आवेश तो तीन प्रकार का है, एक जो है धनावेश, एक ऋणावेश, एक उदासीन। अरे जो उदासीन है उस पे आवेश है ही नहीं। ठीक है। उदासीन कोई आवेश तो है ही नहीं। जैसे कि मान लो ये वस्तु है,
अगर ये उदासीन है तो ये आवेश है ही नहीं, उदासीन है तो खैर खत्म इसका खेल, आवेश से कोई मतलब नहीं है। यदि ये वस्तु आवेशित है तो दो ही प्रकार से आवेशित हो सकती है, या तो धनावेशित हो सकती है या तो ऋणावेशित हो सकती है। क्लियर है? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। उदासीन जो है इसका मतलब ये है कि वहां पे आवेश है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होगा धनावेश। ठीक है, तो देखिए धनावेश की परिभाषा क्या होगी, तो मैं समझा तो दिया ही है। ठीक है, बस परिभाषा हम लोग को लिखनी है। वो क्या होती है कि यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का प्रदान करता है, ठीक है, अथवा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, तो बोलेंगे कि यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये रही परिभाषा धनावेश की। अब बात ये है कि इसका मान कितना होगा, तो देखिए इसी के लिए फॉर्मूला होगा हमारा, तो फॉर्मूला होगा Q बराबर प्लस N इंटू ई, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, इसको जो आंसर आएगा वो कूलाम में आएगा। अभी मैंने बताया कि आवेश को Q से प्रस्तुत करते हैं, उसका मात्रा क्या होता है? कूलाम में। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पद हैं पहले लिख लीजिए आप लोग, कि जहां या वेयर। ठीक है, कि Q जो है वो क्या है, तो Q है आवेश की मात्रा। अब इस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो तुम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो Q जो है वो है आवेश की मात्रा। ठीक है, प्लस क्यों लगाए हैं? क्योंकि धनावेश हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो भाई धनावेश हुआ, तो हमने क्या लगा दिया? प्लस। N क्या है? तो N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, N है, मैं यहां स्थानांतरित लिख रहा हूं, ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरित, शुद्ध हिंदी हो गई ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो E क्या है? ध्यान समझना, E इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन को E पर माइनस से प्रस्तुत करते हैं, E पर माइनस से। ठीक है, यहां पे सिर्फ E है, तो E का मतलब समझना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का आवेश है यहां पे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया गया, यहां प्लस माइनस मत लगाना कभी भी भूल के। ठीक है, E का मतलब सिर्फ आवेश लोगे। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस जो भी लगेगा वो फॉर्मूला में आगे लग चुका है, धनावेशी है तो प्लस लग गया। ठीक है, अब यहां जब E का मान लिखना होगा तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो होता है 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलाम। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, आप 10th में आ गए हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना ही होता है, 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर माइनस हो जाता है और इतना ही प्रोटॉन पर होता है, बस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और यदि नहीं पता है बाई चांस, मान लीजिए दुर्भाग्य से, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, खैर पता तो होना ही चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो नोट कर लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलाम। यहां पे मैं यही समझा रहा हूं कि यहां माइनस मत लगाना। ठीक है ना, यहां सिर्फ आवेश की मात्रा ली गई है, आवेश की मात्रा। E का मतलब है आवेश की मात्रा बताओ, इलेक्ट्रॉन की आवेश की मात्रा, ये मैं बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस है। ठीक है, यहां पर E का मतलब है 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो E जब भी बोला जाए, जब भी यहां पर विद्युत चैप्टर में E की बात की जाए, E की, तो E का साफ साफ मतलब होगा कि आवेश बताओ, आवेश की मात्रा, उसका नेचर मत बताओ कि इलेक्ट्रॉन पर प्लस है कि माइनस है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां पर होगा 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलाम। ठीक है, बाकी ये ऋणावेशित होगा कि धनावेशित होगा ये फॉर्मूला में लिख चुके हैं हम। ठीक है, अभी इसके लिए ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में लगा हुआ है प्लस, इसका मतलब ये है कि ये धनावेशित के लिए लगा है फॉर्मूला, तो प्लस ही होगा। ठीक है, आपको जब E का मान रखना है तो हमेशा रखना है, याद रखना 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये रहा धनावेश। अब हम चलते हैं आगे कि दूसरा प्रकार क्या होता है? ऋणावेश।
तो इसकी परिभाषा क्या होगी? तो ठीक धनावेश की विपरीत होगी। धनावेश में परिभाषा बनी है कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ठीक उल्टा क्या होगा कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो उस पर आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? ऋणावेश। ठीक है, या फिर सिंपल तरीके से बोल लो कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब ऋणावेश के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो सूत्र बिल्कुल वैसा ही होगा, देखना Q बराबर हो जाएगा -N × E, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, यहां पे मात्रा कुलाम ही रहेगा, आवेश का मात्रा कुलाम, आवेश को Q से परिवर्तित करते हैं। ठीक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब दोबारा लिखने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को। ठीक है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और E क्या है? तो E फिर वही है, आवेश का मान, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, यानी सिंपल से भाषा में समझ लो। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं कि Q क्या है? आवेश की मात्रा। Q क्या है? आवेश की मात्रा। ठीक है, आप भी अगर अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो लिख ही लीजिए। ठीक है, नोट्स जितना अच्छा रहता है उतना ही सही रहेगा, उतना समझ में भी आएगा। तो Q क्या है? तो आवेश की मात्रा। ठीक है, -Q लगा है तो ऋणावेश है, ये क्या है? ऋणावेश। क्लियर है? तो ऋणावेश तो यहाँ माइनस लग चुका है। N क्या है? तो स्थानांतरित, ट्रांसफर जो किए गए हैं, जो लिए अथवा दिए गए हैं, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, राइटिंग तो वैसे ही खराब है लेकिन जल्दी लिखने के कारण और खराब हो रही है, क्या कर सकते हैं। और E क्या है? तो E न तो प्लस होगा न तो माइनस होगा, सिर्फ और सिर्फ E का मान बताओ तो 1.6 × 10 पे -19 कूलाम। ठीक है, E का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा बताओ कितना है, 1.6 × 10 पे -19 कूलाम। यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, कोई याद नहीं। ठीक है, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला, Q बराबर -N × E। ठीक है, तो फॉर्मूला मिल गया। अब क्वेश्चन लगाया जाए, उससे पहले हम ट्रिक बता दें कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, कि वैसे तो आपको पता ही है कि जो देगा उस पर धनावेश और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर ऋणावेश, लेकिन मैं एक बेहतरीन ट्रिक बता दे रहा हूं। ठीक है, तो जिससे कभी भूलोगे नहीं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रिक को मैं बगल में लिख दे रहा हूं इधर, ताकि जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बार बार यूज में करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये एक पदार्थ A है और ये एक पदार्थ B है। ठीक है, और ये A से B में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो प्रश्न यही है कि किस पर धनावेश होगा और किस पर ऋणावेश होगा। तो वैसे तो मैं एक्सप्लेन किया ही हूं कि जो देगा तो माइनस यहां से जाएगा, तो यहां ज्यादा क्या होगा? प्लस। इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी क्या जा रहा है? माइनस, तो इस पर क्या आ जाएगा? प्लस। और यहां पर माइनस आके चिपक जाएगा तो माइनस ज्यादा होगा तो बी पर क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है, तो ये तो तरीका है ही, मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो ट्रिक को समझने के लिए मान लो कि ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति A है और एक व्यक्ति क्या है? B। और मान लेते हैं कि A व्यक्ति ने B व्यक्ति को पैसा दिया, इलेक्ट्रॉन यानी क्या दिया? पैसा। ठीक है, पैसा दे दिया भाई। तो आप सोचिए कि पैसा कौन दे सकता है? जो धनी हो। ठीक है, जो मनी वाला हो, जिसका पैसा हो, तो A हो जाएगा धनी। ठीक है, और B वाला हो जाएगा उधारी वाला, यानी B के पास ऋण आ गया। ऋण, ऋण उधार को बोलते हैं ना शुद्ध हिंदी में, ऋण। ठीक है, तो B हो गया ऋणी, ऋणी हो गया। ठीक है, तो पहले आप ऐसे समझिए कि A व्यक्ति ने B व्यक्ति को पैसा दिया। क्या दिया? पैसा। तो A व्यक्ति धनी होगा तभी तो दिया होगा, और B व्यक्ति क्या होगा? ऋणी हो जाएगा, उधारी वाला। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पर आते हैं। तो ऐसे ही A पदार्थ ने जैसे ही B पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां पर धनी का मतलब हो जाएगा धनावेशित। धनी का मतलब क्या हो जाएगा? धनावेशित। धनी का मतलब धनावेशित। और B ने इलेक्ट्रॉन लिया, B ने इलेक्ट्रॉन लिया यानी पैसा लिया, जो पैसा लिया वो क्या होगा? ऋणी। ऋणी यानी ऋणावेशित, ऋणी यानी ऋणावेशित। तो ये बहुत बेसिक सी और सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। अभी मैं इसको यूज करके सिखाऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं तो आपको ज्यादा बेटर अभी समझाऊंगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब ये है कि रिपीट कर लीजिए कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को पैसा दे रहा है तो ए व्यक्ति धनी होगा, पैसा देने वाला, और बी व्यक्ति पैसा लेने वाला का ऋणी होगा। ठीक है, ठीक ऐसे ही ए जो है बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ए धनी है यानी धनावेशित है, धनावेशित हो गया। ठीक है, और बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी ऋणी, यानी क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। क्लियर है, तो ये रहा हमारा ट्रिक। अब क्वेश्चन लगाने से पहले मैं फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं यहां पे कि Q बराबर हमारा फॉर्मूला आया है प्लस माइनस NA। क्यू में प्लस माइनस लिख रहा हूं क्योंकि कभी धनावेश उत्पन्न होगा और कभी क्या उत्पन्न होगा, ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो जब धनावेश उत्पन्न होगा तो प्लस लगा देंगे, और जब ऋणावेश उत्पन्न होगा तो क्या लगा देंगे, माइनस। कब धनावेश उत्पन्न होगा यहां से पता चलेगा, कब ऋणावेश उत्पन्न होगा यहां से पता चलेगा। यहां से पता करेंगे धनावेश और ऋणावेश, और फिर इसी सूत्र में जब धनावेश होगा तो प्लस लगा देंगे, और जब ऋणावेश होगा तो क्या लगा देंगे, माइनस। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। तो हम लोग जो है एग्जाम्पल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो यदि कोई पदार्थ, ठीक है, मैं अपने तरफ से क्वेश्चन बोल रहा हूं, बाकी तो हम बुक के क्वेश्चन लगाएंगे, ई बुक के यानी मतलब अच्छी अच्छी बुकों से क्वेश्चन लेंगे, और फिर लास्ट में जो है पूरा एक दो वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन ही लगवाएंगे। वो वीडियो लंबे होंगे, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे उम्मीद तन। अभी क्या है कि हम 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगी कैसे ये सूत्र अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो माना एक पदार्थ किसी कारणवश 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। ठीक है, माना एक पदार्थ, ठीक है, माना एक पदार्थ किसी कारणवश 6 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो बताइए कि उस पदार्थ पर, तो बताइए कि उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति क्या होगी। दो चीजें बताना है। पहले तो ये भी बताओ कि 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात उस पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो प्रकृति दो ही होती है, या तो धनावेशित या तो ऋणावेशित। ठीक है, पहले उदासीन था, अब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो आवेश आ गया। कौन सा आया, धनावेशित होगा या तो क्या होगा, ऋणावेशित बताना है। और दूसरा बताना है मात्रा बताओ, मात्रा और प्रकृति दोनों पूछा है। ठीक है, तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ट्रिक यूज करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, कितना त्यागा है उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो देखो ट्रिक क्या कहती है कि पैसा देने वाला धनी, पैसा देने वाला धनी यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला धनावेशित, पैसा यानी इलेक्ट्रॉन, पैसा यानी इलेक्ट्रॉन, तो पैसा देने वाला धनी तो इलेक्ट्रॉन देने वाला धनावेशित। इसका मतलब ये है कि एक आंसर तो मिल गया हम लोगों को कि ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये जो भी पदार्थ है इस पर धनावेश उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, धनावेश। और धनावेश के लिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, प्लस ले लेंगे। तो लगाते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा प्लस N इंटू E। अब मान रखते हैं, तो देखिए इसके लिए तो कुछ खास करना भी नहीं है, Q बराबर प्लस रख देंगे। यहाँ पे N का मान क्या है, तो N मैंने कहा था स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, 6। तो यहाँ पे रख देंगे N बराबर 6 रख देंगे, इंटू E क्या है, तो E है इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा। ठीक है, उसको मैं कई बार नोट कराया हूं, 2 बार, तो होगा कितना, 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19। कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। Q बराबर प्लस N इंटू E। ठीक है, मैंने क्या किया, तो Q बराबर, Q तो ज्ञात करना है, प्लस क्यों रखा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो धनावेशित होगा, तो धनावेशित के लिए प्लस वाला फॉर्मूला लेंगे। N क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिए गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए हैं, 6। ठीक है, और E क्या है, तो E तो कभी बदलेगा ही नहीं, हर क्वेश्चन में वही रहेगा, कितना, तो 6 गुणते 10 पे माइनस 19। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो 16 छके 96। ठीक है, तो हो जाएगा प्लस 9.6। ठीक है, 16 छके होगा 96, और एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आवेश का मात्रा सदैव क्या होगा, कूलम होगा। यहाँ प्लस नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन चूंकि हम आवेश पढ़ रहे हैं तो यहाँ प्लस लगा देंगे ताकि क्लियर हो सके कि यहाँ पर धनावेश उत्पन्न हो रहा है। कितना उत्पन्न हो रहा है, तो देखो हमसे पूछा गया था ना, मात्रा और प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में धनावेशित है और मात्रा इसकी ये है 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं एग्जाम्पल लगवा रहा हूँ, ठीक है। इतने आसान क्वेश्चन प्रश्नावली में नहीं होंगे, प्रश्नावली में शायद थोड़े से टफ होंगे, बहुत टफ तो नहीं होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा टफ होंगे तो उनको तो हम बाद में लगाएंगे ही। अभी मैं सिर्फ वो क्वेश्चन लगा रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट यानी आप समझ सकें कि कहाँ धनावेश उत्पन्न हो रहा है, कहाँ ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, और कैसे कैसे इस सूत्र का प्रयोग करना है, ठीक है। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो यही है कि यदि कोई पदार्थ 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है, यदि कोई पदार्थ 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बहुत बेसिक सा है, ठीक है, तो उस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो इस बार ठीक अपोजिट हो गया है कि एक पदार्थ है, उसने क्या किया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो बताना है कि आवेश की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति में दो ही होगा, या तो धनावेशित होगा या तो क्या होगा, ऋणावेशित। और साथ में आप मात्रा भी बताइए कि कितनी मात्रा में उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही है, ट्रिक भी वही है। तो पहले हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। इस बार इलेक्ट्रॉन लिया गया है, ठीक है। तो ट्रिक क्या कहती है कि पैसा लेने वाला ऋणी बनता है, उधारी वाला पैसा लेने वाला ऋणी बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला, लेने वाला क्या होगा, ऋणावेशित। पैसा यानी इलेक्ट्रॉन, याद रखो, पैसा यानी इलेक्ट्रॉन। तो पैसा लेने वाला ऋणी, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ऋणावेशित। तो जो फॉर्मूला उठाएंगे हम लोग यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो ले लेते हैं, तो Q बराबर हो जाएगा -n इंटू ई। Q बराबर -n इंटू ई, फॉर्मूला वही है, बस यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस। अब मान रखते हैं, तो Q का मान तो ज्ञात करना है, माइनस को माइनस छोड़ देते हैं। n क्या होगा, तो n इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, 8, तो यहां पे रख देंगे 8, ठीक है। और उसके बाद E क्या है, तो E जो है हमेशा ही होता है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बदलने वाला, वो होगा 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम, ठीक है। अब बस मल्टीप्लाई करना है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस तो माइनस ही रह जाएगा। 16 बट्टे कितना होता है, 128, ठीक है। 16 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 128। तो लिखते हैं 128, और एक अंक पे क्या लगाएंगे, दशमलव, क्योंकि इसमें एक अंक में दशमलव लगा है, ठीक है। तो ये हो गया 128, और इसमें तो ऐसे ही छोड़ देंगे, इंटू 10⁻⁻19 और हो गया कूलम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देख ही रहे हैं, काफी आसान है। जाहिर सी बात है कि अभी ये चैप्टर का पहला फॉर्मूला है, तो आसान तो होगा ही, ठीक है। और मैं क्वेश्चन भी आसानी पहले दिखा रहा हूं ताकि समझ में आए कैसे अप्लाई करना है। तो Q बराबर हो गया माइनस, तो प्रकृति पहले बता दी हम लोगों ने, ऋणावेशित होगा। प्रकृति में क्या होगा, ये ऋणावेशित। और इसका जो वैल्यू होगा, मात्रा होगी, कितना होगी, तो वो होगी 12.8 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, एक धनावेशित के ऊपर, एक ऋणावेशित के ऊपर, ताकि दोनों क्लियर हो जाए। अब जो है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो देखिए, आप चाहे तो क्वेश्चन नोट भी कर सकते, मैं बोल रहा हूं तो, ठीक है, या फिर बस सुन लीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। यदि 2 पदार्थ A तथा B को, ठीक है, यदि 2 पदार्थ A तथा B को आपस में रगड़ने पर, ठीक है, यदि 2 पदार्थ A तथा B को आपस में रगड़ने पर A से 5 इलेक्ट्रॉन, A से 5 इलेक्ट्रॉन निकलकर B में चले जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम लोगों ने माना है कि A व B पदार्थ को आपस में रगड़ा गया, तो A से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए B में। तो बताइए कि A पर तथा B पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए, ठीक है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि A व B को आपस में रगड़ दिया गया, तो A ने 5 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, B को। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों को बताओ, A पर बताओ कि आवेश कितना होगा और कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, और B पर भी बताओ कि आवेश कैसा होगा और कितना होगा। यानी A तथा B पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताओ, ठीक है। तो पहले देखते हैं पदार्थ A पर, हल करना शुरू करते हैं। पदार्थ A पर क्या होगा, तो बस A पर ध्यान दो। अभी
ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है। ट्रिक क्या कहेगी, पैसा देने वाला धनी, इलेक्ट्रॉन देने वाला धनावेशित। तो फॉर्मूला यही रहेगा, Q बराबर बस यहां लग जाएगा प्लस N इंटू ई, ठीक है, Q बराबर प्लस N इंटू ई। तो Q बराबर निकालते हैं तो यहां तो प्लस ही रह जाएगा। N कितना है, 5, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या होता है, तो हमेशा किसी क्वेश्चन में नहीं बदलेगा, 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19। बस हल करो तो Q बराबर आ जाएगा, कितना आएगा, तो 16×5 80, ठीक है। तो यहाँ प्लस लगा के यहाँ पे हो जाएगा 80 और एक अंक पे क्या लग जाएगा, दशमलव, यानी 8.0, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया आवेश, ठीक है। तो ये पदार्थ ए पर है, ये पदार्थ किस पर है, ए पर, पदार्थ ए पर आवेश की मात्रा है ये, ठीक है। तो पदार्थ ए पर आवेश की प्रकृति क्या है, धनावेशित, ठीक है। और पदार्थ ए पर आवेश की मात्रा क्या है, तो 8.0, ठीक है, गुणते 10 पे माइनस 19 कूलम, 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब पदार्थ बी पर क्या होगा, जगह कम पड़ रही है क्या भाई। तो देखिए पदार्थ बी पर, पदार्थ बी ने क्या किया है, तो पदार्थ बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, पदार्थ बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिक हमारी बोलती है कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला, पैसा लेने वाला ऋणी बनेगा, ऋणी। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी क्या बनेगा, ऋणावेशित बनेगा। तो फॉर्मूला होगा हमारा Q बराबर -N इंटू ई। क्लियर है, तो बस रख देते हैं हम लोग का मान, Q बराबर माइनस को माइनस रहने दो, N का मान वही होगा। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चाहे लिए गए हो चाहे दिए गए हो। इस केस में लिया गया है तो यहाँ पे 5 ही होगी, संख्या तो कोई बदलेगी नहीं। जितना इसने दिया है, जितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं, ठीक है। तो N का मान तो दोनों ही केस में 5 रहेगा, इसमें भी 5 रहेगा, इसमें भी 5 रहेगा। तो -5 इंटू E का मान तो कोई बदलेगा ही नहीं, वो हो जाएगा 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19, 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19। मल्टीप्लाई करते हैं तो Q बराबर फिर वही आंसर आएगा, देखो 16×5 80, ठीक है। यहाँ लगा देंगे बराबर में माइनस, तो लगा ही रहेगा 16×5 80, इसे बोलेंगे 8.0 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलम, ठीक है। Q बराबर हो गया -8.0 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलम। तो यहां पर एक बात हमको और पता चली कि दो पदार्थों को रगड़ने पर, पहली बात तो ये पता चली कि दो पदार्थों को रगड़ने पर दोनों पर आवेश उत्पन्न होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ पर रगड़ दिए तो एक पदार्थ आवेशित हो गया, दूसरा वैसे ही रह गया, कभी नहीं। दो पदार्थों को आपस में रगड़ोगे तो दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा, पहली नॉलेज मिली हम लोगों को। दूसरी चीज ये कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ोगे तो दोनों पर आवेश समान उत्पन्न होगा। समान का मतलब मात्रा क्या होगी, समान होगी। देखिए इसमें भी 8.0 गुणित 10 पे माइनस 19, इसमें भी कितना होगा 8.0 गुणित 10 पे माइनस 19। अंतर क्या होगा, तो दोनों पर विपरीत आवेश उत्पन्न होगा। तो ए पर प्लस हुआ है तो बी पर क्या हुआ है, माइनस, ठीक है। तो इसलिए बोला ना कि मैं हर एक क्वेश्चन सोच समझ के लगवा रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल में, ताकि सब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मतलब सब क्वेश्चन से आपको क्या हो रहा है, नई नई चीजें मिल रही हैं। पहला मैंने लगाया कि धनावेश के लिए, दूसरा लगाया है ऋणावेश के लिए, इस बार मैंने दोनों ले लिया है। तो इससे हम लोग को नई नॉलेज मिली है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ोगे तो दोनों पर आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है, और दोनों पर आवेश की मात्रा भी बराबर होगी, क्योंकि होनी ही होनी है भाई, जितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया है उतना लिया है, ठीक है। तो जितना इधर प्लस होगा उतना इधर क्या होगा, माइनस। बस यही अंतर होगा कि एक पर धनावेशित होगा तो एक पर क्या होगा, ऋणावेशित। लेकिन जो आवेश की मात्रा है वो दोनों पर क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिससे आपका दिमाग और खुल गया, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं आवेश का संरक्षीकरण, ठीक है ना। इसे आप लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंटर में, कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेश कहीं उत्पन्न नहीं हुआ है, कहीं नष्ट नहीं हुआ है, सिर्फ एक पदार्थ से निकल कर दूसरे पदार्थ पे चला गया, ठीक है। तो ये है, इसे आप इंटर में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो ये रहा हमारा 3 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है।
अब तो लगता है कि ये ट्रिक और फॉर्मूला याद हो गया होगा, मिटा दे रहा हूं उसको। और वैसे भी अब क्वेश्चन भी एग्जाम्पल मतलब इतने हो गए हैं जिससे आपको बेसिक तो समझ में आ गया होगा कि आवेश पर क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, ये फार्मूला कैसे लगाना है, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ एक और लगवा रहा हूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसको नोट भी कर लीजिए अच्छे से। एग्जाम्पल 4 मैं लिख भी दे रहा हूं इस वाले को। 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को लगाने से भी हमें एक बड़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो जब लग जाएगा तब मैं आपको बताता हूं कि इसको लगाने से हमें क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो अब तो चौक लग गया नया। अब शुरू करते हैं फायरिंग। तो देखिए, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो पहली बात, फॉर्मूला तो वही रहेगा, Q बराबर N इंटू ई। यहाँ पे सिर्फ N ज्ञात करना है, धनावेशित ऋणावेशित का कोई मतलब नहीं है, इस बात को समझिए। यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है कि आवेश की प्रकृति बताओ, ना पूछा है धनावेशित, ना पूछा है ऋणावेशित। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 कूलाम आवेश है, 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 कूलाम आवेश बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए आवेश की जो मात्रा Q है वो तो दे दिया है, 1 कूलाम, क्वेश्चन में दे दिया है आवेश की मात्रा Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, N पूछा है, N का मान पूछा है कि N बताओ कितने, 1 कूलाम आवेश में कितने N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E का मान है वो तो क्वेश्चन में दे या ना दे, कभी कभी दे भी देता है, कभी कभी नहीं भी देता है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको पता है 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो बस हमको क्या करना है कि फॉर्मूला में रखकर इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा N इंटू ई। मैंने कहा ना कि यहाँ पे धनावेशित और ऋणावेशित से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ N ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति नहीं पूछी गई है। तो देखिए Q का मान हो जाएगा 1, सबका मान देते हैं। N का मान अज्ञात है, यही तो ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है। ठीक है, E का मान तो हमेशा ही पता रहता है, 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19, 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19। अब N का मान निकालने के लिए इसको कहां लेके चले आएंगे, नीचे। ठीक है, N का मान निकालने के लिए इसको कहां चले आएंगे, ये इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो N बराबर क्या होगा, ठीक है मैं पलट लिख दे रहा हूं, N बराबर क्या होगा, तो 1 और बटे में चला आएगा, तो 1 बटे में हो जाएगा 1.6 गुणते 10 पे माइनस 19, यही होगा ना। ठीक है, N का मान निकालने के लिए हम इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो हो गया 1 बटे में 1.6 गुणित 10 पे माइनस 19। अब क्या करेंगे, तो N बराबर हो जाएगा, तो देखिए 10 पे माइनस 19 है, तो माइनस घात जब ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो यहां बचेगा 1 बटे में 1.6, और ये जब ऊपर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा 10 पे प्लस 19। ठीक है, माइनस घात जब ऊपर जाती है तो प्लस बन जाती है, तो यहां बन गया 10 पे 19। अब बस इसको सॉल्व करना है आपको, 1 बटा 1.6 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये तो आपके ऊपर है, आप कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा भाग विधि ही अपनाइए। लेकिन मैं बच्चों से हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी तरीका अपनाना हो तो सबसे पहले दशमलव हटा लिया करो। ठीक है, इससे कंफ्यूजन और गलती की संभावना कम हो जाती है। क्वेश्चन तो ऐसे भी लग जाएंगे, लेकिन दशमलव हटाने से गलती की संभावना क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो एक अंक पे दशमलव है तो नीचे जो है 10 का क्या करेंगे, गुणा, तो जितना गुणा नीचे करेंगे उतना ही ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, यही मैथ का नियम है कि दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे, तभी वैल्यू बराबर रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम जरूरत के हिसाब से नीचे कर दिए, ऊपर ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1, 10 का गुणा 1 में होगा तो 10 हो जाएगा, और नीचे 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16। ठीक है, और इंटू हो जाएगा 10 पे
19। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो भाग भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, शर्माने की जरूरत नहीं है, भाग दीजिए उसमें, ठीक है। बहुत बच्चे भाग देते ही नहीं, सोचते हैं कि ऐसे ही आंसर चला आएगा, ठीक है। देखिए भाग देना है तो पहले देखिए भाग जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे, दशमलव। दशमलव लगाते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, 0। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 16 6 कितना हो गया, 96 बटे में तो बचा कितना, 4, फिर लग गया 0। क्लियर है। कितनी बार जाएगा, तो 2 बार, तो 16 यानी कितना हो जाएगा, 32। कितना बचा हमारा, 8, फिर लग गया 0। कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 16 5 कितना होगा, 80। खत्म। कितना आंसर आया, 0.625, ठीक है। तो लिख देते हैं, तो n बराबर आ गया हमारा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। ये आ गई n की वैल्यू। क्लियर है, सही है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, अब कोई यूज नहीं इसका। लेकिन यहां पर क्या है कि एक चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि दशमलव हमेशा एक अंक छोड़ के लगाया जाता है। तो दशमलव यदि बहुत दूर है तो उसको पास लाना पड़ता है, और बहुत आगे है तभी कहाँ लेना पड़ता है, पीछे। हमेशा जो है आप देखे होंगे मैथ्स में, ठीक है, मैथ का नियम भी है, और अब इसे 11th के फिजिक्स में पढ़ेंगे भी, ठीक है, दशमलव में जब सार्थक अंक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दशमलव हमेशा जो है एक अंक के बाद लगाना चाहिए, यही उचित तरीका है। तो दशमलव यहाँ है तो इसको इधर लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा, बस दशमलव इधर ले जाएंगे तो एक दशमलव इधर जाएगा, तो यहाँ पे 10 पे 19 है तो एक घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दशमलव जब बाएं आता है तो घात बढ़ती है 10 की, और दशमलव जब दाएं जाता है तो घात क्या होती है, घटती है। तो n बराबर हो जाएगा 6.25। एक अंक दशमलव में इधर ले गया तो एक घात घट जाएगी, इंटू हो जाएगा 10 पे 18, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक कूलाम आवेश उत्पन्न करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो लग गया हमारा। लेकिन अब बात यह है कि मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन से हमें कुछ जो है बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, वो क्या है, तो इससे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि मैं मिटा दूं तो आप पोस्ट करके नोट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन से ज्यादा एक थ्योरी टाइप का है, ठीक है। इसमें हमको क्या पता चलता है अभी बता रहा हूं मैं। तो देखिए इसमें जो जानकारी मिली है हमको ये है कि मात्र एक कूलाम आवेश, सिर्फ एक कूलाम, एकांक है, ठीक है, एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब जो है हमारा एक कूलाम आवेश उत्पन्न होगा। इसका मतलब थोड़ा समझिए डिटेल में क्या मैं बोल रहा हूं। n बराबर आंसर आया है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। इसको अगर हम विस्तार करें तो देखिए हो जाएगा 625, तो 2 10 तो यहां चले गए, ठीक है, और बाकी बचे 16, तो 16 लगा देते हैं 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये है n बराबर इतना, इसी को मैंने विस्तार कर दिया, ठीक है। यानी जब इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन जब एक साथ सम्मिलित होंगे तो वो कितना आवेश उत्पन्न करेंगे, एक कूलाम, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा बोलते हैं हम लोग 1.6 गुणते 10 पे -19 कूलाम, लेकिन कभी फील नहीं होता ये कितना कम है। ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है, लेकिन आज फील हो रहा होगा, इसको आप महसूस कर रहे होंगे, इसे बोलते हैं फिजिक्स वाली फीलिंग। आप फील कर रहे होंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश वास्तव में बहुत कम है, क्योंकि जब इतने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तब मात्र एक कूलाम आवेश उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत कम होता है। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके एक कूलाम आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए, तो ये रहा आवेश क्या होता है। आवेश किस 3 परिभाषाएं मैंने बताई आप लोगों को। आवेश का प्रकार बताया, ठीक है, धनावेश ऋणावेश, फॉर्मूला बताया, ट्रिक बताई, 4 क्वेश्चन भी लगवा दिए। अब क्या बचता है, तो सिर्फ एक चीज बच रही है कि मूल आवेश क्या होता है, ठीक है। एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि मूल आवेश क्या होता है।
ठीक है, तो बड़ी मतलब वैसे कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, जान लीजिए कि मूल आवेश क्या होता है। तो देखिए, मूल का मतलब होता है जड़, बेसिक, बेस है ये, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि परमाणु के 3 मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी वो मूल है, सब में पाए जाएंगे, ठीक है, और उससे छोटा कुछ है भी नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से छोटा कुछ है नहीं आपके लिए, ठीक है। 10th और 12th वालों को यही बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूल कण है, लेकिन वास्तव में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मूल कण है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन तो अभी भी मूल कण माना जाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी छोटे कण होते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी कण होते हैं जिसको बोलते हैं क्वार्क्स, उनको बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है ना। लेकिन 10th और 12th में जो हमें फिजिक्स पढ़ाई जाती है, ठीक है, उसमें यही बताया जाता है बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मूल कण होते हैं, मूल कण, यानी उससे छोटा कोई कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर पूरी दुनिया बनी है। और प्रत्येक परमाणु में, मैंने बताया ना, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो मूल का मतलब होता है जड़, यानी उससे कम कुछ नहीं। तो जब हम मूल आवेश की बात कर रहे हैं तब क्या होगा, तो वह आवेश जो सबसे न्यूनतम हो, उससे कम आवेश हो ही ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल आवेश। बहुत ही सिंपल सी बात है। मूल का मतलब जड़, सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ ना हो, तो बोलेंगे कि वह आवेश, ठीक है, जिसका मान सबसे कम हो, उससे छोटा कुछ हो ही ना, तो उसको बोलेंगे मूल आवेश, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो लिखिए कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इस प्रकृति पर पाया गया सबसे न्यूनतम आवेश होता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मूल आवेश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश की जो मात्रा होती है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की जो मात्रा होती है, ठीक है, इसे ही हम बोलते हैं मूल आवेश। क्या बोलते हैं, मूल आवेश, क्योंकि यही सबसे न्यूनतम आवेश है, ठीक है। इस बात को और अच्छे समझिए, परिभाषा ये कहती है, वैसे परिभाषा में आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे तो आवेश बराबर ही होता है ना, यही ना होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही होता है, प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है, तो यही मूल आवेश है। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इस प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे न्यूनतम आवेश होता है, सबसे न्यूनतम आवेश होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को अथवा प्रोटॉन के आवेश को, दोनों बराबर ही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश को फिर भी लिख लीजिए आप लोग, प्रोटॉन को छोड़िए, इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल आवेश। लेकिन यहां पे ये बात ध्यान दीजिए कि यहां प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है, यहां बात हो रही है मूल आवेश की, मूल आवेश यानी कि न्यूनतम आवेश की। तो ये होता है 1.6 गुणते 10 पे -19। यहां प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है, यहां सिर्फ बात हो रही है मूल आवेश यानी कि न्यूनतम आवेश। न्यूनतम, सबसे कम से कम आवेश कितना होगा प्रकृति में हमारे, तो वो होगा 1.6 गुणते 10 पे -19। इसीलिए इतने ही वैल्यू को, इस जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, इसे ही बोलते हैं हम लोग मूल आवेश। क्या बोलते हैं, मूल। इससे कम आवेश नहीं है आपके लिए, 10th और 12th वालों के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10th और 12th वालों के लिए जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो ये 1.6 है गुणते 10 पे -19 कूलम, इसी को मूल आवेश मानना है। इसे ही बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स है ये, जो पढ़ते हैं आप लोग। मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे कि ऐसे ऐसे कण मिले हैं, वही क्वार्क्स, ऐसे ऐसे कण मिले हैं जिनका नाम है क्वार्क्स, उस पर इससे भी कम आवेश होता है, ठीक है, उस पर इससे भी कम आवेश होता है। लेकिन आपको ये सब बातें दिमाग से बाहर निकालनी है, आपको बस ये मानना है कि ये जो आवेश है यही सबसे न्यूनतम आवेश है, इससे कम आवेश प्रकृति में पाया नहीं जाता। आपके लिए प्रकृति दूसरी है, आप 10th वाले हैं, आपके लिए दुनिया बहुत जो है, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कह सकते हैं कि आप जो है कुएं में है, ठीक है, और ये बाहर की दुनिया मत देखिए, ठीक है, कुएं के मेढक बन के रहिए। आपको यही मानना है कि हमारे कुएं में इससे कम आवेश नहीं है, यानी हमारी पढ़ाई में, हमारी प्रकृति में, क्लासिकल फिजिक्स में मजबूरी भी है, क्योंकि आप यही फिजिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर बाद में मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें माना गया है कि 1.6 गुणते 10 पे -19 कूलम का जो आवेश होता है, उससे कम आवेश प्रकृति में संभव नहीं है, उपस्थित ही नहीं है। इसीलिए इस आवेश के मान को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल आवेश, ठीक है। तो ये होता है मूल आवेश, क्लियर है। तो परिभाषा लिख लिए होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश इस प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे न्यूनतम आवेश है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है इतना ही, सिर्फ आवेश के बारे में पढ़े हम लोग,
सिर्फ और सिर्फ आवेश। ठीक है, अगले वीडियो में हम विभव पढ़ेंगे कि वैद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, फिर पढ़ेंगे धारा क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। तो आगे वीडियो आते जाएंगे, उसमें पढ़ते जाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने आवेश पढ़ा पूरी डिटेल में। ठीक है, जितना आप लोगों के लिए आवश्यक था पढ़ने को। क्लियर है? तो चलिए, आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।